नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम अरब और तुर्क आक्रमण से रिलेटेड मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के आक्रमणों को पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमण। मोहम्मद गोरी भारत पर कब कब आक्रमण करता है, उसके आक्रमण के क्या क्या प्रभाव भारत पे पड़ते हैं, वो कौन कौन से क्षेत्रों पर आक्रमण करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब कब और किस तरह से गोरी जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। दोस्तों, मोहम्मद गोरी 1173 में मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से गौड़ प्रदेश की गद्दी पर बैठता है। इसमें गलती से गजनी टाइप हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा। तो 1173 में मुइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से मोहम्मद गोरी गौड़ प्रदेश की गद्दी पर बैठता है और 1175 में ये अपना पहला आक्रमण करता है भारत पर मुल्तान प्रांत में। जैसे कि हमने पिछली बार मोहम्मद गजनवी के समय पढ़ा था कि मुल्तान क्षेत्र पे जो है वो अरबों का अधिकार होता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद अरबों का जो राज्य विस्तार है वो शिथिल पड़ जाता है और एक मुल्तान क्षेत्र पर ही केवल उनका अधिकार सीमित रह जाता है। बाद के जो शासक होते हैं वो ज़्यादा प्रबल नहीं होते, तो उसी का लाभ उठाकर मोहम्मद गोरी जो होता है वो 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान पर अधिकार करता है और वहाँ पर अब जो है स्थायी केंद्र की जो है वो स्थापना करता है। मुल्तान पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी आगे बढ़ता है और 1178 में गुजरात और अहिरवाड़ पर आक्रमण करता है। वहाँ के शासक मूलराज द्वितीय के विरुद्ध ये अभियान करता है, किंतु इस युद्ध में यह भारी तरह से पराजित होता है और ये युद्ध भूमि से अपनी जान बचाकर भागता है। 1178 के इस युद्ध में इसकी पराजय होती है। इसके बाद 1179 से लेकर 1186 तक ये लगातार पंजाब, पेशावर, लाहौर, भटिंडा आदि पर क्रमशः अधिकार करता है। इन समस्त प्रांतों को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं के चलते वो दिल्ली पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। इसी के अंतर्गत 1191 में मोहम्मद गोरी जो होता है वो पहली बार दिल्ली पर आक्रमण करता है और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय दोनों के मध्य में तराइन का पहला युद्ध होता है। इस तराइन के पहले युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित करते हैं और वो युद्ध छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वो पंजाब में जो है स्थिर रहता है, यानी कि पंजाब से बाहर नहीं जाता है। युद्ध हारने के बाद वो जो मोहम्मद गोरी होता है वो पंजाब में स्थिर रहता है। एक साल बाद पुनः वो सेना को संगठित करके 1192 में दुगनी ताकत के साथ पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय के विरुद्ध अभियान करता है। इस युद्ध में पुनः मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो है वो आमने सामने होते हैं, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज सिंह चौहान को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर उनको जो है वो कारावास में जो है डाल दिया जाता है। इसके बाद में 1154 में मोहम्मद गोरी चंदावर पर अभियान करता है और चंदावर में ये जयचंद के विरुद्ध जो है वो अभियान करता है। जयचंद के विरुद्ध ये अभियान करता है और इसमें भी इसकी जो है वो विजय होती है। जो 1194 का अभियान होता है इसमें भी मोहम्मद गोरी की विजय होती है। गोरी अपना अंतिम अभियान जो है वो खोकर, यानी कि पंजाब की जो जाति थी या खोकर जाति, उसके विरुद्ध करता है और इसी अभियान के दौरान ही मोहम्मद गोरी की जो है वो मृत्यु होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा जीते गए हैं। मोहम्मद गोरी जब आया था तो बहुत सारे सेनापति और गुलाम उसके साथ आए थे, तो उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया था, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी का जो सबसे प्रिय गुलाम था, यह कहे कि सबसे प्रमुख गुलाम था, जो कि था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1196 में अजमेर पर विजय प्राप्त करता है, 1197 में बदायूं पर यह विजय प्राप्त करता है और 1202 और 1203 में यह बुंदेलखंड पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि इन तीनों जो क्षेत्रों को है, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो इन तीनों क्षेत्रों को जीत कर जो है वो गौड़ प्रदेश का हिस्सा बनाता है। वहीं इसका जो दूसरा सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, ये 1197 में बिहार पर विजय प्राप्त कर लेता है और सन 1205 में ये बंगाल पर विजय प्राप्त करता है, जो कि काफ़ी दूर था दिल्ली से, लेकिन उसके बावजूद बख्तियार खिलजी जो है 1205 में बंगाल पर विजय प्राप्त करता है। वहीं एक फैक्ट और देख लेते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। 1198 में बख्तियार खिलजी इस विश्वविद्यालय पर हमला करता है और इसको पूरी तरह से ध्वस्त करता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि 1198 में बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। तो
जितने भी अभियान थे ये हमने देख लिए हैं मोहम्मद गौरी के कौन कौन से क्षेत्र पे और कब कब उन्होंने अभियान किए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि तुर्क आक्रमण के क्या क्या कारण थे, यानी कि आक्रमण करने के कारण क्या थे और तुर्क आक्रमण करने के प्रभाव क्या थे, क्योंकि इनको भी एग्ज़ाम में जो है वो मोस्टली पूछा जाता है। तो अगर हम कारण देखें तो इनमें मोस्टली जो सबसे बड़ा कारण है वो एक होता है धन प्राप्ति, जो तुर्क आक्रमण थे, यानी कि इसमें हम महमूद गजनवी को देख सकते हैं, क्योंकि वो उसने 17 बार आक्रमण किए और हमेशा जो आक्रमण किए वो आक्रमण करने के बाद वो धन को जो है वापस लेके जाता था। तो एक धन प्राप्ति मुख्य कारण था। उसके बाद में साम्राज्य विस्तार, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के बाद में तुर्कों में जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए तो उसने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, मतलब वो धन लेके वापस नहीं गया बल्कि उसने साम्राज्य को बढ़ाया भी। जो भी जिन भी क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया वहाँ पर उन्होंने उस क्षेत्र को अपने राज्यों में मिलाया भी। इसके अलावा जो है वो है इस्लाम का प्रचार प्रसार। इस्लाम का प्रचार प्रचार भी एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य जो है कारण था, क्योंकि उस समय जो हिंदू जनताएं थी उनको भी जबरन या ज़बरदस्ती यूँ कहे कि धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता था और प्रताड़ित किया जाता था कि वो धर्म परिवर्तन करें। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनको कई प्रकार के जैसे जजिया ज़कात खुम्स ये कर होते थे, ये आदि कर उन्हें देना पड़ता था अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे। तो एक इस्लाम का प्रचार प्रसार एक महत्वपूर्ण कारण था। उसके बाद में गौरी और गजनवी की महत्वाकांक्षाएँ, यानी कि साम्राज्य विस्तार की या जो भी इनकी महत्वाकांक्षाएँ थी वो भी इनका एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। तुर्कों के आक्रमण के जो प्रभाव होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो भारत में केंद्रीय शासन की शुरुआत, इससे पहले जो है वो भारत हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कई छोटी छोटी रियासतें या राजा आपस में बटे हुए थे। लेकिन जब ये आक्रमण करते हैं तो ये एक स्थायी केंद्र की स्थापना करते हैं और यहीं से भारत में एक केंद्रीकृत शासन की जो है वो स्थापना होती है या प्रारंभ होता है यूँ कहें। इसी के साथ में भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। इससे पहले जो है मुस्लिम भारत में थे नहीं, तो ये जो नवीन कलाएं हैं वो और जो स्थापत्य है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो वो राजा उसके बाद में गुलाम वंश के जो राजा हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जो भी है उन्होंने भारत में इमारतें बनवाई, जो भी करवाया, तो उससे एक मुस्लिम जो कला है उसकी शुरुआत भारत में हुई। नवीन प्रशासन शैली प्रणाली को शुरुआत, यानी कि मुस्लिम प्रशासन शैली जो है उसकी शुरुआत हुई। उससे पहले हिंदू रीति रिवाजों की तरह प्रशासन किया जाता था, जो भी जैसे कि युद्ध भूमि छोड़कर ना भागना आदि चीज़ें फॉलो की जाती थी। लेकिन जब मुस्लिमों का अधिकार इन क्षेत्रों पर हो गया तो यहाँ पे नवीन जो है वो प्रशासन शैली जो है उसकी शुरुआत हुई। अब इसके बाद जो भी इस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यू है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? इन तीनों में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था? कुबाचा, यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर उपरोक्त सभी? तो ये तीनों थे, ये तीनों के तीनों जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस पर किसने हमला किया था या किसने उसको नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी या मोहम्मद कासिम? तो जो बख्तियार खिलजी था इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो नष्ट किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का ये सेनापति था। गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? यानी गौरी ने किसके विरुद्ध अपना अंतिम अभियान किया था? जाटों के विरुद्ध, खोकर जाति के विरुद्ध, जयसिंह के विरुद्ध या बंगाल के विरुद्ध? तो गौरी ने जो अपना अंतिम अभियान किया था वो किया था खोकर जाति के विरुद्ध। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम या जलालुद्दीन? तो जो मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। तो जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज के बीच, गौरी और जयसिंह के बीच, गजनवी और विद्याधर के बीच और कासिम और दाहिर के बीच? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1193 में या 1194 में? जो तराइन का जो युद्ध हुआ था पहला वो हुआ था 1191 में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और आगे भी ये सीरीज़ देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।